नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे इस एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सौरमंडल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। सूर्य का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको भी आज देखने का प्रयास करेंगे। सूर्य क्या है, पृथ्वी ग्रह क्या है, जोवियन ग्रह क्या होते हैं, इन सारे टॉपिक्स को आज कवर करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि देखिए, कल की क्लास में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था ब्रह्मांड और सौरमंडल का, जिसमें हमने कल ब्रह्मांड से रिलेटेड कई सारी चीज़ें जानने का प्रयास किया। उसका उत्पत्ति कैसे होता है, उसका विकास कैसे होता है, तारों का निर्माण कैसे होता है, ब्लैक होल कैसे बनता है, ये सारा टॉपिक हमने कल कवर किया था। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सौरमंडल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आज जानने का प्रयास करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सौरमंडल। सौरमंडल क्या होता है, इसके बारे में आज हम जानकारी इकट्ठा करेंगे। देखिए, सौरमंडल को जानने से पहले आपको दो तीन शब्द और बता दें, दो तीन चीज़ों के बारे में और जानकारी दे दें। तो जिसमें सबसे पहला है नक्षत्र क्या होता है, इसको अंग्रेजी में एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। फिर तारामंडल क्या होता है, तारामंडल क्या होता है यानी कंस्टेलेशन क्या होता है, और ध्रुव तारा क्या होता है, ध्रुव तारा क्या होता है यानी पोल स्टार की बात कर रहे हैं, पोल स्टार क्या होता है, इसको भी जानने का प्रयास करें। देखिए, ये पहले दो तीन जो चीज़ें हैं इसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सौरमंडल के ऊपर आएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो हमारा चीज़ है वो है नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है? देखिए, आसमान में या फिर अंतरिक्ष की बात करें तो अंतरिक्ष के अंदर वैसे तारों का समूह जो एक निश्चित आकृति बनाते हों, वैसे तारों के समूह को हम नक्षत्र कह सकते हैं, जो एक निश्चित आकृति बनाता हो, निश्चित फिगर बनाता हो, वो चेंजिंग नहीं होता हो। ठीक है, जैसे देखिए, आपको हम एग्जांपल से बता दें। जैसे मान लेते हैं ये एक स्टार है, ठीक है, इस तरीके से ऐसे स्टार बना हुआ है, और इसका देखिए ये स्टार है, इतने सारे समूह में स्टार दिख रहे हो आपको। इसके बीच के डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। वैसे यहाँ पर दिखाने में तो इतना ही है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता है, लेकिन इसको यदि हम सम्मिलित रूप से देखें तो ये क्या है, एक स्टार का समूह ही तो है ना, एक ग्रुप में है ना, तारों का समूह है, झुंड में है तारा। तो हम इस तारे को यदि ऐसा आकृति बनाते हैं, ठीक है, इस तरीके से, फिर यहाँ ऐसे और फिर ऐसे, इस तरीके से एक आकृति आपको दिख रहा होगा, एक आकृति जैसा बना। जैसे कि यहाँ पर आपको यदि दिखाएं, ऐसे एक बना है, फिर ऐसे बना, फिर ऐसे बना और फिर ऐसे बना है। तो ये एक आकृति बना हुआ है, ये एक फिगर बना हुआ है। ये फिगर निश्चित होता है, अंतरिक्ष के अंदर ये फिगर हमेशा निश्चित होता है। ऐसे तारों का समूह फिक्स होता है। और ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया, ये लाइन जनरली नेचुरली नहीं होता, ये नेचुरली नहीं होता, प्राकृतिक तौर से ये सब लाइनें नहीं होती। हम लोग कल्पना करके एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उस लाइन से हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये एक आकृति बन रहा है, एक फिगर बन रहा है, और ये निश्चित फिगर होता है। इसको नक्षत्र कहते हैं। क्लियर है? नक्षत्र देखिए कई सारा होता है। अभी तक जितने नक्षत्र ज्ञात किए जा चुके हैं उसकी संख्या लगभग 27 है। 27 नक्षत्र अभी तक बताया जा चुका है, और एक नया नक्षत्र भारतीय मनुष्यों ने डिस्कवर किया है। जैसे देखिए, इसमें 27 जो नक्षत्र है उसमें जो इम्पोर्टेंट नक्षत्र है, जो प्रमुख हैं, वैसे तो सारे नक्षत्र ही प्रमुख हैं, लेकिन जो मतलब ज़्यादा प्रमुख है, जैसे कि रोहिणी नक्षत्र, हथिया नक्षत्र, चैत्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र, ये सारे जो नक्षत्र होते हैं ज़्यादा ही प्रमुख हैं। तो इसमें भी एक 28वां नक्षत्र ऐड हुआ, जो भारत के ऋषि मुनियों ने इसको डिस्कवर किया, जिसका नाम इन लोगों ने उसका नाम रखा अभिजीत। अभिजीत नाम का एक नक्षत्र का खोज किया है।
जिसे एक नक्षत्र एक और निश्चित फिगर का खोज किया जिसमें उन्होंने बताया कि ये अभिजीत होगा। क्लियर है? अब देखिए तारामंडल क्या होता है। तो देखिए तारामंडल को डिसाइड करने वाली जो संस्था होती है उसका नाम होता है IAU। देखिए IAU दुनिया में एक संस्था है जो तारामंडल को डिसाइड करता है कि हाँ ये तारामंडल होगा। तारामंडल भी कई सारे होते हैं। जैसे देखिए तारामंडल होता क्या है, सबसे पहले तो ये समझते हैं तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। उसका कौन समूह को तारामंडल कहा जाएगा, उसका नाम क्या होगा, ये डिसाइड करने वाला IAU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। जो खगोलीय संघ होते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करते हैं उनके द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सा तारामंडल होगा और कौन नहीं होगा। अभी तक टोटल 88 तारामंडल का डिस्कवर किया जा चुका है। हर तारामंडल का अपना अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे एक अर्सा मेजर तारामंडल है, सप्तर्षि मंडल जिसको कहते हैं हम लोग, अर्सा मेजर। देखिए तारामंडल जनरली आपको यहाँ पर ये कन्फ्यूजन दिख रहा होगा कि आप बता रहे हैं नक्षत्र को भी कि तारों के समूह को नक्षत्र कह रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि तारों के समूह को तारामंडल कह रहे हैं। तो कहना यह है कि देखिए तारों के समूह को नक्षत्र इसलिए कह रहे हैं, देखिए तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं और तारों के समूह को तारामंडल भी कह रहे हैं। तो तारामंडल को डिसाइड करने वाला IAU होता है। ये जनरली कोई भी तारा का एक समूह बनेगा उसको तारामंडल कहते हैं, ठीक है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि तारा के समूह होगा तो उसका भी कोई ना कोई तो आकृति बनेगा ही, लेकिन उसका आकृति फिक्स नहीं होता। वो हो सकता है कि एक बार यहाँ है तो ये स्टार उठ के अगली बार यहाँ आ जाएगा, रहेगा समूह में ही, लेकिन उसका निश्चित आकृति नहीं होगा। लेकिन नक्षत्र वो होता है जिस तारों के समूह का जो आकृति होता है वो फिक्स होता है, वो चेंजिंग नहीं होता, उसी को नक्षत्र कहते हैं। वैसे अगर हम दूसरी भाषा में मतलब दूसरी शब्दों में बताएं तो नक्षत्र जनरली भारत में लोग उपयोग करते हैं इसका उपयोग, और तारामंडल जनरली अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम होता है, इसका उपयोग किया जाता है। और इसका बताने वाला कि कौन तारामंडल हो सकता है कौन नहीं हो सकता, उसका नाम क्या रखेंगे, ये बताता है IAU के द्वारा बताया जाता है। क्लियर? अब देखिए अभी तक तो तारामंडल लगभग 88 बता दिए हैं, ठीक है, और नक्षत्र में भी 28 नक्षत्र हो चुका है। वैसे 27 का मान्यता है, 28वां एक और भारतीय मनुष्यों ने खोज किया है जिसका नाम अभिजीत रखा गया है अभी, ठीक है। अब समझते हैं ध्रुव तारा क्या होता है। देखिए ध्रुव तारा उसको कहते हैं जो ध्रुवों के पास दिखाई देते हैं, ध्रुवों की डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। पास तो नहीं कर सकते हैं लेकिन ध्रुवों की डायरेक्शन में दिखाई देते हैं। अब ये कैसे? तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए जैसे मान लेते हैं ये हमारा अर्थ है, ठीक है। अर्थ के बारे में हम और भी डिटेल बताएंगे आगे आने वाले क्लासों में। पहले इतना समझते हैं ये हमारा अर्थ है यानी पृथ्वी है, ठीक है। तो इस अर्थ में एक अक्ष ऐसे बनाते हैं, ठीक है। अक्ष क्या होता है, एक्सिस क्या होता है, वो हम देखेंगे बाद में। पहले आप इतना समझिए कि देखिए ये पृथ्वी पर ऐसा कोई लाइनिंग नहीं होता। पृथ्वी जो ऐसे घूर्णन करता है ना इस तरीके से, तो इस जिस पॉइंट से टंगा होता है, मतलब जैसे आप ग्लोब देखे होंगे तो ग्लोब में एक ऊपर पिन लगा होता है एक नीचे, और ग्लोब ऐसे घूमते रहता है। और वो जो है वो ऐसे नहीं होता, ऐसे हल्का झुका होता है ताकि ग्लोब घूम सके। तो ये अक्ष होता है, ये काल्पनिक रेखा जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये रेखा नेचुरली नहीं होता, नेचर के तरफ से ये रेखा पृथ्वी के ऊपर नहीं है, लेकिन हम लोग जो ड्रॉ करते हैं इसको अक्ष कह रहे हैं। ये काल्पनिक रेखा होता है, इसका नाम अक्ष कह रहे हैं, एक्सिस, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम होता है ध्रुव, इस पॉइंट का नाम होता है ध्रुव, इसको पोल कहते हैं, ठीक है। और यहाँ भी एक पॉइंट आ रहा है, इसको कहते हैं, इसको भी ध्रुव ही कहते हैं, इसी को
पोल कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है नॉर्थ साइड में है तो नॉर्थ ध्रुव, और ये साउथ साइड में है तो साउथ ध्रुव। देखिए आपको डायरेक्शन यदि हम बता दें, वैसे डायरेक्शन और अच्छे से समझाएंगे हम बाद में, पहले इतना समझिए। ये होता है नॉर्थ साइड। कभी भी पेपर पर या फिर हम कहीं भी मैप पर जब हम डायरेक्शन बनाते हैं तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर होता है, साउथ नीचे, और ये दाहिना साइड यानी राइट साइड ईस्ट होता है यानी पूरब, और वेस्ट बायां साइड होता है। तो ये डायरेक्शन होता है, इतना आप समझिए। ये होता है उत्तर, ठीक है, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, और ये होता है पश्चिम। तो ये इस तरीके से डायरेक्शन होता है किसी भी मैप के ऊपर, किसी भी पेपर के ऊपर, ऐसे दिखाया जाता है। तो इसी का उपयोग यहाँ किया गया है कि ये क्या है, आपको दिख रहा होगा ये नॉर्थ के साइड में है, ऊपर है ना, तो नॉर्थ के साइड में, तो इसका नाम हो जाता है नॉर्थ पोल। इसका नाम क्या हो जाता है, नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, और इसका नाम हो जाता है साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, इसको कहते हैं। क्लियर है। वैसे ध्रुव के बारे में और डिस्कस करेंगे हम जब हम मतलब बताएंगे आपको पृथ्वी के बारे में जब डिटेल, तब आपको क्लियर कर देंगे। पहले इतना समझिए आप कि ये ध्रुव आपको शायद क्लियर हो गया होगा। अब जब हम कहीं भी रहते हैं, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर हैं या फिर यहाँ पर हैं, कहीं भी अगर हम रह रहे हैं, हम पृथ्वी के ऊपरी भाग में ही तो रहते हैं ना, इसके अंदर तो नहीं रहते। तो जब हम यहाँ पर हैं तो ध्रुवों की ओर देखने पर हमको जो स्टार दिखाई देता है वो ध्रुव तारा होता है। अब ये कैसे देखा जाता है, कहाँ पर स्टार दिखेगा, इसको भी समझते हैं। देखिए एक फिगर है, जैसे मान लेते हैं जब हम आसमान में उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में जब हम देखते हैं आसमान के अंदर, मतलब अंतरिक्ष में, तब हमको जो है मतलब आकाश में, अंतरिक्ष में, आकाश में, मतलब वही बात, ठीक है। तो एक स्टार ऐसा है, ठीक है, एक स्टार ऐसा, यहाँ पर एक स्टार बनाते हैं, देखिए ये एक स्टार बना दिए, स्टार का एक ग्रुप बना दिए। इस स्टार के ग्रुप में आपको एक आकृति नज़र आ रहा होगा, इस तरीके से देख सकते हैं आप, ऐसा आकृति नज़र आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से एक फिगर नज़र आ रहा होगा ऐसे। तो ये आकृति जो है, इसमें 7 स्टार आपको दिख रहे होंगे। इसमें कितना स्टार आपको दिख रहे हैं, 7 स्टार। इन 7 स्टार का नाम सप्तर्षि मंडल होता है। ये जो स्टार का जो मंडल है इसका नाम क्या होता है, सप्तर्षि मंडल। इसको सप्तर्षि मंडल कहते हैं। ये एक तारामंडल ही है क्योंकि तारों का समूह है, तो ये सप्तर्षि मंडल है। इसी को अर्सा मेजर कहते हैं, सप्तर्षि मंडल को ही अर्सा मेजर का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए अब कहना ये है कि ये सप्तर्षि मंडल जब आप नॉर्थ साइड में देखिएगा रात के समय, तब आपको ये 7 स्टार का इस तरीके से आकृति दिखाई देगा। ऐसा जब आप कल्पना करके एक लाइन ऐसा ड्रॉ कीजिएगा माइंड के अंदर, तो आपको ऐसा एक आकृति बनेगा। फिर इस आकृति से ऐसे एक आप लाइन ड्रॉ कीजिएगा इस तरीके से, यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा ऐसे डिनोट कीजिएगा। ये होता है संकेतक तारा। 2 तारों के बीच में जब ऐसा लाइन आप ड्रॉ कीजिएगा, यानी अपने माइंड के अंदर ही एक कल्पना करना है कि एक रेखा है, तो ऐसे जो लाइन ड्रॉ होगा तो यहाँ पर जो स्टार दिखाई देगा वही होता है ध्रुव तारा। इसी को बोलते हैं ये ध्रुव तारा है, ठीक है, यही होता है ध्रुव तारा। इस तरीके से हम इसको देखते हैं। देखिए इसका यदि हम आपको फिगर दिखा दें, फिगर से बहुत ही जल्दी क्लियर होगा। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये जो लड़की है, ये देखिए ये अपनी आंखों से देख रही है। ये देखिए ये एक डायरेक्शन में आपको ये सप्तर्षि मंडल दिखाई दे रहा है, तारा। यहाँ देखिए ये एक तारा है और ये एक तारा है। इन दोनों के बीच एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ की अपने आंखों से, और फिर यहाँ पर देखिए एक स्टार नज़र आ रहा है। यही होता है ध्रुव तारा, यही होता है पोल स्टार, ठीक है। तो और ये जो तारा है इसका नाम होता है संकेतक तारा। ये संकेत दे रहा है कि आप यहाँ से ड्रॉ कीजिए लाइन, यहाँ से देखने का प्रयास कीजिए। ये संकेतक तारा होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा किस तरीके से हम लोग देखते हैं ध्रुव तारा को। अब यदि हम आपको ये बता दें कि ध्रुव तारा का उपयोग कहाँ पर होता था। देखिए ध्रुव तारा जो है
इसका उपयोग जनरली पहले के ज़माने में किया जाता था, आज भी आप कर सकते हैं। देखिए पहले क्या था कि कोई ना तो मतलब कोई मैप का सिग्नल बताने वाला कोई भी चीज़ था, इंस्ट्रूमेंट था, और ना ही कोई ऐसा कंपास वगैरह कुछ भी बना हुआ था पहले। तो रात के अंधेरे में लोगों को डायरेक्शन कैसे पता चले, कैसे दिशा का ज्ञान हो, किस डायरेक्शन में जाना है कैसे पता चले, तो लोगों ने इसको डिसाइड किया, ध्रुव तारा को देखा, और ये हमेशा फिक्स होता है कि उत्तर दिशा में ही दिखाई देगा, नॉर्थ साइड में ही दिखाई देगा ध्रुव तारा। तो इन्होंने क्या किया, जैसे आप भी आज भी जैसे मान लेते हैं रेगिस्तान में हम लोग फंस गए, ठीक है, तो रेगिस्तान में फंस गए तो हमको हमारे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है जिससे हम ये पता करें कि हम डायरेक्शन कहाँ है, पूर्व साइड किधर है और पश्चिम साइड किधर है, उत्तर दक्षिण किधर है, नहीं पता, और हमको पूर्व साइड जाना है। तो क्या करेंगे कि हम पोल स्टार को देखने का प्रयास करेंगे। वो यदि हमको दिख जाए तो हमको पता चल जाए कि नॉर्थ उस साइड है, और एक डायरेक्शन पता चला तो बाकी सारा डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं और समझ सकते हैं कि किधर कौन सा होगा। जाहिर सी बात है, हमको ध्रुव तारा मिलेगा तो यानी कि नॉर्थ साइड हमको मिल गया। नॉर्थ साइड अगर हमको मिल गया तो जाहिर सी बात है इसका जस्ट अपोजिट साउथ होता है, और इस दाहिने साइड जो हमारा होगा वो वेस्ट ईस्ट होगा, मतलब पूर्व साइड, और जो बायां साइड होगा वो वेस्ट होगा, यानी कि पश्चिम साइड होगा। तो हम लोग एक डायरेक्शन पता चले तो सारा डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो ध्रुव तारा का बहुत बड़ा अहमियत था पहले। आज तो ज़्यादातर हमारे पास मोबाइल फ़ोन आ गया है जिससे हम लोग डायरेक्शन आराम से देख सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। आज भी अगर फंस जाए कभी जंगलों में या रेगिस्तानों में या फिर ऐसी जगह जहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो ऐसे करके देख सकते हैं। ये नॉलेज की बात है, आपके पास अगर हो तो बेहतर होगा, फंसेंगे नहीं आप, ठीक है। देखिए आपको यदि हम कुछ और फिगर दिखा दें, जैसे देखिए ये जो आपको दिख रहा फिगर, ये जो फिगर आपको दिख रहा है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा आकृति बना हुआ है तारों का कितना सारा आकृति, कितने सारे समूह को हम यहाँ पर दिखाया गया है, और इस सब का नाम यहाँ लिखा हुआ है। हर तारों का जो तारामंडल है, हर तारों के समूह का यहाँ नाम लिखा हुआ है, सबका नाम लिखा हुआ है। वैसे करके 88 तारामंडल है टोटल, समझे। तो ये एक फिगर था, इससे आप समझ सकते हैं। देखिए, और एक फिगर ये है, देखिए इस फिगर से आप यहाँ पर ये समझ सकते हैं। देखिए ये एक तारा है, ये भी तारा है, ये भी तारा है, ये भी तारा है, ये भी तारा है। आप यहाँ से देख सकते हैं एक ये भी तारा है। तो आप इसको एक आकृति में डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि देखिए ऐसे बना दिए, ठीक है, और इसको ऐसे बना दिए, इस तरीके से ये ऐड हो गया। आप देख सकते हैं ऐसा बना हुआ है, ऐसा और ये ऐसा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक फिगर बना हुआ है, ठीक है, एक आकृति बना हुआ है। तो ये नक्षत्र होता है, ऐसी नक्षत्र को हम समझते हैं। नेचुरली ऐसा कोई लाइन नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको लाइन में ऐसे ड्रॉ करके समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ऐसा कोई लाइन तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, ऐसा लाइन डिनोट किए और फिर बता दिए कि ये एक नक्षत्र है, इसका एक नाम फिक्स कर दिए। यदि इसका आकृति हमेशा फिक्स रहता हो तो इस पर रिसर्च करना होता है, कई बार देखना पड़ता है इसको, तब जो है हम इसका नाम रखते हैं। देखिए एक फिगर और आपको दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ। देखिए ये एक फिगर है, लग रहा है जैसा कोई धनुष ऐसे पकड़े हुए है ऐसे, और किसी पर तीर चला रहा है, ऐसा एक आकृति बना हुआ है। ये भी एक नक्षत्र ही है, ठीक है। इसका नाम ओरियन बताया गया है यहाँ पर। ये तारामंडल है, सॉरी, एक तारामंडल है, ये चेंज भी हो सकता है, और इसका नाम ओरियन है। देखिए ओरियन वर्ड से एक और चीज़ यहाँ पर बता देते हैं आपको। ओरियन, देखिए ओरियन तो ये एक तारामंडल आपको दिख ही रहा है। दूसरा आपको एक, सॉरी तारामंडल तो नहीं है, ये एक फिक्स है, ये फिक्स आकृति होता है, ये नक्षत्रीय है, ठीक है, ये नक्षत्र है। देखिए ओरियन एक क्षेत्र होता है ओरियन नाम का। देखिए हमने कल जो आकाशगंगा आपको बताया था, आकाशगंगा के अंदर
जो मान लेते हैं ये हमारा आकाश गंगा है, तो आकाश गंगा के अंदर एक ऐसा एरिया होता है, वो मान लेते हैं एरिया यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी हो सकता है। एक ऐसा एरिया होता है, एक ऐसा जगह होता है, ठीक है, जिसका नाम ओरियन क्षेत्र बोला जाता है। आकाश गंगा के अंदर ऐसा होता है। उसका नाम ओरियन क्षेत्र क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस एरिया के अंदर बहुत ही शीतल, उस एरिया के अंदर बहुत ही शीतल यानी ठंड और चमकीले, बहुत ही शीतल और चमकीले तारे होते हैं। ऐसे तारों का समूह होता है ओरियन क्षेत्र में, जो ठंडा होता है और चमकीला होता है, ऐसा कह सकते हैं। यानी तारों का वहाँ पर समझिए तो मतलब इतना शीतलता है वहाँ पर, आसपास के एरिया से बहुत ज़्यादा शीतल होता है और चमकीला ज़्यादा होता है, इसलिए उस एरिया का नाम ओरियन क्षेत्र रखा गया है, ओरियन एरिया। ठीक है, ये तारामंडल, ये आकाशगंगा के अंदर एक ऐसा एरिया होता है। ठीक है, तो अब हम लोग लगभग ये नक्षत्र क्या होता है, तारामंडल क्या होता है और ध्रुव तारे क्या होते हैं, ये लगभग समझ गए हैं। अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जो हमारा टॉपिक है सौरमंडल क्या होता है उसको देखते हैं। ठीक है, देखिए नक्षत्र क्या होता है, तारामंडल क्या होता है और ध्रुव तारे क्या होते हैं, ये सारा वर्ड समझ चुके हैं, ये सारे चीज़ समझ चुके हैं। तो अब हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सौरमंडल क्या होता है। देखिए सौरमंडल के अंदर ग्रह, सदृश ग्रह जो हम लोग देख सकते हैं, या फिर उल्का पिंड, उपग्रह या क्षुद्र ग्रह या अन्य खगोलीय पिंड, जो अदर खगोलीय पिंड हैं, इन सारे पिंडों को सौरमंडल के अंदर सम्मिलित किया जाता है, सौर परिवार के अंदर सम्मिलित किया जाता है। वैसे हमारे सौरमंडल के अंदर ज्ञात हो चुके अभी 8 ग्रह हैं, जिसमें बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह ज्ञात हैं जो हमारे सौरमंडल में स्थित हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सौर, देखिए यदि इसका हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो देखिए यहाँ सौर का मतलब होता है सूर्य से, ठीक है, और मंडल यानी ग्रुप की बात हो रहा है, यानी सूर्य का मंडली है, सूर्य का एक ग्रुप है, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उसमें 8 ग्रह हैं। ठीक है, इसमें 8 ग्रह हैं, कई सारे उपग्रह हैं, कई सारे उल्का पिंड हैं, कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह, और कई सारे कह सकते हैं बाकी के अदर खगोलीय पिंड हैं, बाकी के अदर खगोलीय पिंड जो हमको नहीं दिखते हैं, जिसके बारे में हमको नहीं पता है, वो भी ये सौरमंडल का मान लेते हैं। ये सौरमंडल का इतना एरिया है, इतना दूर के एरिया में ये सारे स्थित हैं, जिसमें सूर्य एक मेन पार्ट है, सूर्य एक मुखिया बना हुआ है। क्योंकि देखिए इन सारे चीज़ों पर, इन सारे ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड सब पर सूर्य ही एक ऐसा तारा है, सूर्य ही एक ऐसा है खगोलीय पिंड जो इन सब पर ऊर्जा और प्रकाश का प्रमुख स्रोत है। यदि सूर्य ना हो, सूर्य का लाइट हमारे पृथ्वी पर ना आए, तो शायद हमारे पृथ्वी पर जीवन असंभव है, क्योंकि सन का लाइट से ही हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा मिलता है, प्रकाश मिलता है, हीट होता है। क्लियर है, जो किसी भी जीव को जीने के लिए जरूरी है। यदि सूर्य का लाइट नहीं आएगा तो पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा, और पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा तो हम लोग खाएंगे कहाँ से? पौधा नहीं उगेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कहानी खत्म। तो कोई भी जीव जीने के लिए उसको ऊर्जा की जरूरत होता है, किसी भी जीव को जीने के लिए। तो यहाँ सूर्य एक बेहतर, मतलब बताएं तो सूर्य एक प्रकाश का जो है स्रोत है, सूर्य एक ऊर्जा का स्रोत है जो अपने पूरे सौर परिवार को चला रहा है। एक मुखिया का काम करता है, ये एक गार्जियन का काम करता है सौरमंडल के अंदर। ठीक है, इस हिसाब से खगोलीय पिंडों को 2 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कैसे? ऊर्जा और प्रकाश के हिसाब से। तो एक वो हो सकता है जिसके पास अपना ऊर्जा है, अपना ऊष्मा है।
एक ऐसा खगोलीय पिंड उसको कहते हैं जो आसमान में जो वस्तुएं होती है उसको खगोलीय पिंड कहते हैं। जो अंतरिक्ष में जो वस्तुएं होती है उसको खगोलीय पिंड कहते हैं। ऐसा खगोलीय पिंड जिसके पास अपना लाइट हो, अपना हीट हो, यानी अपना प्रकाश, अपना ऊष्मा हो, उसको एक अलग कैटेगरी में बांटा जाता है, उसको एक अलग खगोलीय पिंड का नाम दिया जाता है। जैसे कि एक तारा के पास अपना लाइट, अपना हीट होता है, ठीक है। दूसरा खगोलीय पिंड हो सकता है जिसके पास अपना लाइट ना हो, अपना ऊष्मा ना हो, वो दूसरे के लाइट पर निर्भर है। जैसे कि हम लोगों का ये पूरा ग्रह, उपग्रह, ये सन के लाइट से प्रकाशित होते रहते हैं, सन के लाइट से, सन के हीट से अपना जीवन काल चला रहे हैं। तो इसमें कौन से ग्रुप में आ सकते हैं? इस ग्रुप में कौन से आ सकते हैं? जैसे कि हमारा ग्रह आ सकता है, उपग्रह आ सकता है, ये सारी चीज़ें, क्षुद्र ग्रह आ सकता है, ये सब हो सकते हैं दूसरे ग्रुप के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर। तो खगोलीय पिंडों को दो भागों में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब समझते हैं, देखिए आपको यदि हम सौरमंडल का एक फिगर दिखा दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये पूरा, ये सन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बुध ग्रह है, ये है वेनस यानी कि शुक्र ग्रह, ये हमारा पृथ्वी है, ये मंगल ग्रह है, ये बृहस्पति है, ये शनि ग्रह है, ये अरुण है और ये वरुण ग्रह है, ठीक है। यूरेनस और नेपच्यून है, ये यूरेनस है, ये नेपच्यून है। इसको हिंदी में अरुण और वरुण कहते हैं। तो ये है हमारा पूरा सौरमंडल। सौरमंडल इसी तरीके का होता है। अब देखिए ये सन क्या है, आप देख सकते हैं सन कितना बड़ा है और इन सब पर एक ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है, इससे लाइट सबके पास पहुंचता है। क्लियर है ये बात है। अब यदि हम आपको ग्रह के बारे में बताएं, ग्रह से यदि हम आपको डिफाइन करें तो देखिए ग्रह के बारे में यदि समझाएं, ग्रह क्या होता है, देखिए वैसे तो ग्रह का एक एंगल हमने अभी बताया कि जिस खगोलीय पिंड के पास अपना लाइट नहीं होता, अपना प्रकाश नहीं होता, वो ग्रह होता है, ऐसा तो हमने बता दिया। लेकिन उपग्रह के पास भी तो अपना लाइट नहीं होता, अपना हीट नहीं होता, तो वो ग्रह क्यों नहीं है, वो उपग्रह क्यों है, ये अलग चीज़ है। क्षुद्र ग्रह के पास भी अपना लाइट, अपना हीट नहीं होता, तो वो ग्रह क्यों नहीं, वो क्षुद्र ग्रह क्यों है, तो ये हम आगे बताएंगे आपको। वैसे आप इतना समझिए 2006 में देखिए पहले ग्रह का डिफिनेशन ऐसा ही चलता था जो अभी हम बता रहे हैं, जिसके पास अपना लाइट, अपना हीट नहीं होता वो ग्रह होता है, पहले ऐसा ही डिफिनेशन था। लेकिन 2006 के अंदर एक बैठक हुआ, कहाँ पर, IAU के पास, ठीक है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में एक बैठक हुआ जिसमें ग्रह का नया डिफिनेशन दिया गया। उस डिफिनेशन के अनुसार कई सारे चीज़ें मतलब जोड़ा गया इसमें कि ग्रह हम उसी को मानेंगे, तो किसको मानेंगे, तो कई सारा पॉइंट बताया गया। इसमें पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि जिस खगोलीय पिंड के पास अपना लाइट यानी अपना प्रकाश और अपना ऊष्मा यानी हीट की बात कर रहे हैं नहीं होगा, उसको हम ग्रह मानेंगे। पहला कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन ये हुआ कि हम ग्रह उसी खगोलीय पिंड को मानेंगे, वही खगोलीय पिंड को जो एक वृत्त के आकार पर, बड़ा सा एक सर्कल के आकार में सन का चक्कर लगाते रहता हो, इस तरीके से सन का चक्कर लगा रहा हो, उसी को हम ग्रह मानेंगे। और ये जो इतना बड़ा सा पर वलय का आकार का जो वृत्त बना हुआ है, यानी दीर्घ वृत्ताकार इसको भी कह सकते हैं, देखो यही कक्षा होता है, इसी को कहते हैं ऑर्बिट। ये जो ऐसे घूम रहा है ना, इसी का नाम होता है कक्षा, इसको अंग्रेजी में ऑर्बिट कहते हैं। तो दूसरा कंडीशन ये बताया कि ऐसा खगोलीय पिंड जो अपने कक्षा पर ही सन का चक्कर लगाए, अपने कक्षा से बाहर ना जाए, और अपने कक्षा से अंदर भी ना आए। इन्हें कि मतलब ऐसा ना हो कि सन का ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा है तो ये सन जो है इसको खींच ले अपने ओर, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब ये है कि कोई भी खगोलीय पिंड यदि यहाँ पर है तो उसके अंदर उतना ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए, उसके अंदर उतना पावर होना चाहिए, उसके अंदर उतना द्रव्यमान होना चाहिए
जिसकी वजह से वो सन के पास ना आए, यही ऑर्बिट पर बस चक्कर लगाते रहे, ना सन से दूर जाए, ना इस ऑर्बिट के बाहर जाए, ना इस ऑर्बिट के अंदर आए। इतना पावर उसके पास होना चाहिए। तो ये दूसरा कंडीशन हुआ। तीसरा कंडीशन में ये बताया, तीसरा कंडीशन में कि इसके पास उतना ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए, इसके पास उतना गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए कि इस ग्रह के आसपास यदि कोई भी छोटा छोटा उल्का पिंड या क्षुद्र ग्रह इसके पास यदि घूम रहे हैं, इसके पास यदि आ रहे हैं, इसके पास यदि हैं, तो या तो इसमें तीन कंडीशन है, या तो वो छोटे छोटे पार्टिकल इसी का चक्कर लगाए, इसके पास उतना ग्रेविटेशन फोर्स होगा तो वो क्या करेगा, इसी को अपना चक्कर लगवाएगा, ठीक है। तो या तो ये छोटे छोटे पार्टिकल इसका चक्कर लगाएं, इस खगोलीय पिंड का, या फिर इसी में समाहित हो जाएं, दूसरा कंडीशन, या फिर ये इसके पास इतना पावर होना चाहिए कि ये इसको बाहर फेंक दे, अपना जो एरिया है गुरुत्वाकर्षण बल का उससे बाहर फेंक दे। तो ये तीन कंडीशन इसमें होना चाहिए ताकि किसी खगोलीय पिंड के आसपास कोई दूसरा पिंड ना नजर आए। अगर आ रहा है तो उसके अपने अंदर समा लो, नहीं तो अपना चक्कर लगाने के लिए उसको कह दो, नहीं तो उसको अपने से दूर फेंक दो। ये कंडीशन होना चाहिए उस खगोलीय पिंड का, ये मतलब क्वालिटी होना चाहिए, गुण होना चाहिए उसमें। तो ये तो तीसरा चीज हुआ। ये तीन बातें यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। और एक चीज और है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे कि कैसे हमारा मून जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है। मून जो हमारा चंद्रमा है वो पृथ्वी का जिस तरीके से चक्कर लगाता है, वो मून ये ना कि ग्रह को छोड़ करके सन का फिर चक्कर लगाने लगे। सन का चक्कर लगाएगा लेकिन ग्रह के साथ साथ, सन को छोड़ के नहीं, मतलब ग्रह को छोड़ के नहीं। ये नहीं कि यदि मान लेते हैं अर्थ का ये चक्कर लगा रहा है, मून अर्थ का ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो अर्थ को छोड़ दिया और फिर जो है सन का चक्कर लगाने लगा अपने से। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके पास उतना पावर होना चाहिए। तो ये डिफिनेशन बताया गया ग्रह का कि इस तरीके से ग्रह को हम कह सकते हैं कि हाँ ये खगोलीय पिंड में, जिस खगोलीय पिंड में ये गुण होंगे उस खगोलीय पिंड को हम ग्रह का उपाधि देंगे, मतलब ग्रह उसको मानेंगे। ऐसा बताया गया कब? 2006 में IAU के द्वारा। क्लियर है? ग्रहों के इस डिफिनेशन के हिसाब से ग्रह को भी दो भागों में डिवाइड किया गया। देखिए यदि हम आपको सौरमंडल का एक और फिगर यहाँ पर दिखा दें, देखिए देखिए आप यहाँ देख सकते हैं सौरमंडल का एक और फिगर है। ये हमारा सन है, सन का ये एरिया है, यहाँ पर बुध ग्रह, मरकरी, ये सारे ग्रह हैं। और ये देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, ये होता है एस्टेरॉयड बेल्ट। ये क्षुद्र ग्रह होता है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड का मात्रा होता है। यहाँ क्षुद्र ग्रह बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। और ये होता है, ये जुपिटर है। और ये देखिए नेपच्यून के बाद ये एक और बेल्ट आपको नज़र आ रहा होगा, इसको कहते हैं क्यूपर बेल्ट। इसमें उल्का पिंड का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। ये हम आगे आने वाले क्लासों में ये सारा चीज़ डिस्कस करेंगे क्या होता है ये सब। अब हम समझते हैं, देखिए अब ये देखते हैं कि ग्रह को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। ग्रह को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहली यदि हम बात करें तो एक होता है पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह, और एक होता है जोवियन ग्रह। एक होता है पार्थिव ग्रह और एक होता है जोवियन ग्रह। देखिए पार्थिव ग्रह को इनर प्लैनेट और जोवियन ग्रह को आउटर प्लैनेट भी कह सकते हैं, बाह्य ग्रह, और ये आंतरिक ग्रह होता है। क्लियर है? इसके अंदर 4 ग्रहों को शामिल किया गया है। अभी जो हमने ये दिखाया है आपको, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। देखिए ये जो फिगर आप यहाँ पर देख रहे हैं,
यहाँ पर देखिए, पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं? जो आंतरिक ग्रह होता है, जो सन के नज़दीक होते हैं, जो ग्रह सन के नज़दीक हैं, इतने, ये 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह में शामिल किया गया है। आंतरिक ग्रह है ये, क्योंकि सन के नज़दीक है। दूसरा, ये सन से ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए इसको जोवियन ग्रह या आउटर प्लैनेट इसको कहा जाता है। तो ये 4 ग्रह आउटर प्लैनेट में आ जाते हैं, ये 4 ग्रह इनर प्लैनेट के अंदर आ जाते हैं, मतलब आंतरिक ग्रह के अंदर आ जाते हैं। इतना क्लियर है? अब देखिए, देखिए अब यदि हम आपको बता दें तो एक हमने बनाया था पार्थिव ग्रह और एक जोवियन ग्रह। देखिए, जोवियन ग्रह और पार्थिव ग्रह, आउटर प्लैनेट और इनर प्लैनेट। और देखिए, पार्थिव ग्रह के अंदर कौन कौन से ग्रह आते हैं? एक होता है बुध, यानी मरकरी की बात कर रहे हैं। एक होता है शुक्र ग्रह यानी वेनस, एक पृथ्वी है यानी अर्थ, और एक मंगल ग्रह है यानी मार्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। और जोवियन ग्रह के अंदर आते हैं एक बृहस्पति है, एक होता है शनि ग्रह, एक होता है अरुण ग्रह, इसको यूरेनस भी कहते हैं अंग्रेजी में, और एक होता है वरुण ग्रह जो नेपच्यून होता है। अंग्रेजी में इसको नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, मार्स, अर्थ, वेनस और मरकरी, ये 4 ग्रह हैं, 8 ग्रह है टोटल। ये पार्थिव ग्रह के अंदर ये आते हैं, ये जोवियन ग्रह के अंदर ये आते हैं। पार्थिव ग्रह की यदि हम बात करें, इसकी यदि डिटेल की बात करें, तो ये सन से ज़्यादा नज़दीक होने के कारण, देखिए इसकी यदि हम कई सारे पॉइंट में आपको हम बताएं तो देखिए, पार्थिव ग्रह के अंदर ज़्यादातर ठोस होता है। पार्थिव ग्रह ज़्यादातर ठोस होता है इसलिए क्योंकि इसके ऊपर गैस का मात्रा नहीं होता। ये ऐसा इसलिए क्योंकि सन से निकलने वाला जो सौर पवन होता है, हम अभी बताएंगे आपको सौर पवन क्या होता है, सोलर विंड के बारे में। जो सौर पवन होता है वो, ये चारों ग्रह सन से नज़दीक होने के कारण इसके ऊपर जितने भी धूल कण या गैस होते हैं उसको उड़ाकर लेके चला जाता है सौर पवन, और ये दूर होने की वजह से इस पर से धूल कण या फिर गैस नहीं उड़ाकर ले जा पाता है। कौन? सौर पवन। तो एक कारण तो ये है, इसको ठोस ग्रह कहते हैं और इसको गैसीय ग्रह का संज्ञा दिया जाता है। इसको गैस वाला ग्रह कहते हैं और इसको ठोस वाला ग्रह कहते हैं। इतना क्लियर है? और यदि हम बात करें तो पार्थिव ग्रह का जो स्ट्रक्चर होता है, यानी पार्थिव ग्रह की यदि हम बात करें तो ये सन से ज़्यादा नज़दीक होने के कारण ये ज़्यादा गर्म होता है, इस पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और ये दूर होने के कारण ज़्यादा ठंडा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सन का लाइट का जो हीट होगा, अब देखिए सन का लाइट इस पर ज़्यादा पहुंचेगा क्योंकि ये नज़दीक है, इस पर कम पहुंचेगा क्योंकि ये दूर है। तो लाइट कम पहुंचेगा तो हीट कम होगा, उष्मा कम होगा तो तापमान कम होगा, इसका टेम्परेचर कम होगा और इसका ज़्यादा होता है। इस तरीके से पार्थिव ग्रह और जोवियन ग्रहों को हम डिवाइड कर सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें जीवन लगभग असंभव होता है क्योंकि इसमें गैस का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है और धूल कण बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसमें जीवन का मात्रा बनता है। कैसे होता है, हम इन सबको बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे, किस ग्रह पर क्या क्या क्वालिटी है, एक बेसिक जानकारी जानने का प्रयास करेंगे इसमें, ठीक है। अब समझते हैं कि इन सारे में जो हमारा मुखिया है जिसको हम कहते हैं सूर्य, तो सूर्य के बारे में आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि सूर्य क्या है, मतलब सूर्य क्या है, सूर्य का स्ट्रक्चर कैसा है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फिर हम लोग ग्रहों को भी बारी बारी से जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, देखिए यदि हम ये कहें कि सूर्य की यदि हम बात करें सन की, तो देखिए सूर्य एक मध्यम आयु का तारा है। मध्यम आयु यानी इसका आयु लगभग अब बीच बीच में आ गया है। मध्यम आयु का तारा है सूर्य। क्या है? एक तारा है। तारा क्यों करे? क्योंकि इसके पास अपना लाइट, अपना ऊष्मा है, तो ये तारा हो गया।
अब देखिए मध्यम आयु क्यों कर रहे हैं, देखिए मान लेते हैं हम लोगों का एज कितना होता है, एक एवरेज एज मान लेते हैं कि 100 है, मान लेते हैं, पहले अभी तो नहीं है, अभी 68.5 के आसपास है, अभी मान लेते हैं कि 100 एज होता है, 100 साल मतलब 100 साल हम लोग जी रहे हैं। तो 100 साल जी रहे हैं तो हमारा मध्यम आयु कब होगा, 50 साल के आसपास, या 45 हो जाए या फिर 55 हो जाए, तो इसको मध्यम आयु कह सकते हैं। ठीक है, यानी 50 के आसपास जो एज होगा उसको मध्यम आयु कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि सूर्य का लगभग आधा समय बीत चुका है। इसकी यदि हम एज की बात करें तो लगभग 4.7 अरब वर्ष है। इसका एज यदि हम बात करें, इसकी आयु, तो लगभग 4.7 अरब वर्ष होता है। इतना क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में 5 अरब वर्ष और जिएगा ये सूर्य, उसके बाद कहानी खत्म। क्लियर है? देखिए यदि सन की हम और बात करें, इसके स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें, तो सन यदि ऐसे गोला है, ठीक है, सन एक गोला है तारा गैसों का, तो सन के अंदर जितना भी मटेरियल ठूसा हुआ है, जितना भी द्रव्यमान है, द्रव्यमान हमने बताया था द्रव्यमान क्या होता है, तो जितना भी द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का लगभग 98% भाग गैस है। सन के अंदर जितना भी द्रव्यमान है, जितना भी मटेरियल ठूसा हुआ है, जितना भी है इसके अंदर मटेरियल, यानी द्रव्यमान इसका जितना है, उसमें 98% सिर्फ गैस है, और वो भी गैस में लगभग 70.6% हाइड्रोजन होता है। 70.6% हाइड्रोजन है और 27.4% हीलियम है, हीलियम का मात्रा है। यानी हाइड्रोजन आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, और हाइड्रोजन जब यहाँ विस्फोट होता है, जब इसका नाभिकीय संलयन होता है, उसकी वजह से इसमें क्या होता है, एनर्जी निकलता है। हमने बताया था पिछले क्लास में कि किसी भी तारे के अंदर नाभिकीय संलयन होता है, और वो नाभिकीय संलयन की वजह से उसमें ऊर्जा निकलता है उससे। ठीक है, ऊर्जा के साथ साथ कई सारे किरण भी निकलते हैं, विकिरण कई सारे निकलते हैं। तो ये जो मतलब 98% गैस है, जिसमें हाइड्रोजन का मात्रा आप देख सकते हैं कितना है, तो ये सारा हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील हो रहा है धीरे धीरे, और इसका अंत कब होगा, जब पूरा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा, तो इसका अंत लगभग पहुंच जाएगा अंत के अपने कगार पर। तो ये सन का एक बेसिक जानकारी है। सन की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको यहाँ पर लेयर के हिसाब से बताते हैं। देखिए सन की यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए मान लेते हैं ये हमारा सन है, ठीक है, तो सन का एक लेयर ये बनाते हैं, दूसरा लेयर एक और बनाते हैं सन का, तीसरा एक और लेयर बनाते हैं, एक और लेयर बनाते हैं, एक और लेयर बनाते हैं। कितना लेयर हुआ, 1 2 3 4 5, एक और लेयर बनाते हैं। ठीक है, 5 लेयर बनाए हैं सन का, ये 5 लेयर है, सॉरी 6 लेयर है, 6 लेयर बना है सन का। तो इसमें सन का देखिए ये जो लेयर होता है इसको कहते हैं, ये जो लेयर है जो सबसे सेंटर में है, तो इसका नाम हम लोग देते हैं केंद्र, यानी ये सन का केंद्रीय भाग है, ये सेंटर है सन का। क्या है ये, सेंटर है। इसकी यदि हम बात करें सन के केंद्र की, तो यहाँ पर लगभग टेम्परेचर 150, यानी यहाँ हम कह सकते हैं 150 मिलियन होता है, मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये हम कह सकते हैं कि लगभग 1.5 करोड़, यानी हम कह सकते हैं कि 1.5 करोड़, यहाँ पर 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड, डेढ़ करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर होता है। किसका, सन के केंद्र का, सन के सेंटर का टेम्परेचर, तापमान लगभग 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है इसका सन का केंद्र का टेम्परेचर। सन की यदि हम दूसरी सेंटर की बात करें, यानी दूसरे लेयर की, सेंटर के दूसरी लेयर की यदि हम बात करें, तो इसका नाम होता है विकिरण क्षेत्र, विकिरण क्षेत्र, यानी
रेडिएशन एरिया होता है ये, रेडिएशन एरिया। इसमें से कई सारे रेडिएशन किरण निकलते रहते हैं, जैसे कि रेडिएशन एरिया में कई सारे विकिरण निकलेंगे। यहाँ से बहुत सारे किरण निकलते हैं, जैसे कि परावैंगनी किरणें जिसको अल्ट्रावायलेट रे कहते हैं, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें, फिर गामा किरणें, बीटा किरणें, अल्फा किरणें, एक्सरे, ये सारे किरण निकलते रहते हैं। दृश्य प्रकाश किरण, यहाँ से कई सारे विकिरणों का ये क्षेत्र होता है। ये एरिया, दूसरा एरिया की बात कर रहे हैं। तीसरे एरिया की यदि हम बात करें, तीसरा एरिया का, तो ये जो लेयर होता है, तीसरा लेयर, इसको हम कहते हैं संवहनी क्षेत्र। संवहनी क्षेत्र, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं वेस्क्यूलर एरिया। वेस्क्यूलर एरिया होता है संवहनी क्षेत्र। इस एरिया में क्या होता है कि ऊर्जा का आदान प्रदान होते रहता है। इस एरिया में क्या होता है, ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, मतलब स्थानांतरण होता है। एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में स्थानांतरित हो जाता है, चेंजिंग होते रहता है। जो एनर्जी यहाँ पर है वो चेंजिंग होकर के यहाँ चले जाता है, इधर ऐसे चेंजिंग होने लगता है। ये पूरा एरिया, ये पूरा लेयर वही होता है, संवहन करने का। ऊर्जा स्थानांतरण होते रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहता है इस एरिया के अंदर। ये लेयर है सन का तीसरा लेयर। एक और लेयर की यदि हम बात करें इस लेयर की, तो इस लेयर में इसका नाम होता है प्रकाश मंडल। इसको प्रकाश मंडल कहते हैं, यानी फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, प्रकाश मंडल की यदि हम बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। ये प्रकाश मंडल होता है, यानी कि सन जो हमको दिखाई देता है, जो सन के अंदर जो भी चीज़ें हम देख पाते हैं ऐसे खुली आंखों से, वो प्रकाश मंडल ही सिर्फ हम देखते हैं। प्रकाश मंडल को हम देख पाते हैं और किसी भाग को नहीं। इसका नाम ही है प्रकाश मंडल, यानी यहाँ से दृश्य प्रकाश किरणें ज़्यादा निकलती है, जिसकी वजह से हम इस सन को देख पाते हैं। तो सन का जो लेयर हमको दिखाई देता है वो प्रकाश मंडल ही होता है। ठीक है, प्रकाश मंडल के अंदर ऐसे कई सारी चीज़ें होती है। जैसे देखिए, हम आपको यदि बता दें तो ये प्रकाश मंडल का ये एरिया है। तो प्रकाश मंडल के एरिया के अंदर कई सारे ऐसे ऐसे जगह होते हैं। मान लेते हैं ये जगह है, ठीक है, यहाँ पर एक काला धब्बा दिखाई देगा। कई जगहों पर काला धब्बा जैसा दिखाई देता है सन के अंदर। तो वो जो काला धब्बा होता है, काला ठंडा इलाका होता है जनरली, वो जो ठंडा इलाका होता है वहाँ पर काला धब्बा पड़ जाता है। उसका नाम दिया जाता है सौर कलंक। इसको कहते हैं सौर कलंक। सौर कलंक उसको कहा जाता है। इसको सौर धब्बा के नाम से भी जाना जाता है, सौर धब्बा। सौर धब्बा भी कहते हैं या सौर कलंक भी कह सकते हैं। वैसे एरिया को जो प्रकाश मंडल के अंदर, सूर्य का जो प्रकाश मंडल का जो लेयर है उसके अंदर जो एरिया ठंडा होता है, जो पॉइंट ठंडा होता है और वहाँ पर काला धब्बे के जैसा दिखाई देता है, उसको सौर कलंक कहते हैं या सौर धब्बा का नाम दिया जाता है। क्लियर। लेकिन जिस एरिया में प्रकाश मंडल के, जिस एरिया में मान लेते हैं यहाँ पर इस एरिया में, प्रकाश मंडल के इस एरिया में बहुत ही गर्मी है, बहुत ही गर्म जगह है ये, और यहाँ पर कोई काला धब्बा ऐसा नहीं दिखाई देता, यहाँ पर उजाला ही उजाला होता है। इसको कहते हैं फैकुला। इसका नाम दिया जाता है फैकुला। यानी प्रकाश मंडल के अंदर हम ये कह सकते हैं कि दो जगह ऐसा होता है। एक जगह जो काला धब्बा होता है वहाँ पर प्रकाश मंडल के अंदर, जहाँ ठंडा एरिया होता है, उसको सौर कलंक कहते हैं। और एक ऐसा जगह जो प्रकाश मंडल के अंदर गर्म जगह होता है और ज़्यादा ही उजाला होता है आसपास के एरिया से, तो उसका नाम फैकुला दिया जाता है। क्लियर है। अब देखिए, इस सौर कलंक के अंदर भी क्या होता है, यहाँ पर आपको दिखाते हैं, इसको यहाँ पर जूम करके। सौर कलंक के अंदर भी इस तरीके से होता है। ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट, ये इसके अंदर इतना दूर का एरिया बहुत ही काला होता है, तो इसका नाम, बहुत ही ये एरिया काला है, सौर कलंक है ये जनरली। ये पूरा एरिया कहाँ है, यहाँ, तो ये पूरा सौर कलंक है।
ठीक है, हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, ये पूरा सौर कलंक है। तो इस एरिया के अंदर ये जो एरिया है यहाँ पर पूरा काला होता है, बहुत ही ज़्यादा काला होता है। तो इसका नाम दिया जाता है अंबरा, इसको अंबरा कहते हैं, इसका नाम अंबरा दिया जाता है। और ये जो एरिया है इसमें हल्का हल्का रंग प्रतीत होता है, हल्का रंग होता है, वैसे होता है काला ही है लेकिन हल्का हल्का कलर जैसा दिखाई देता है। तो इस एरिया का नाम होता है पेनुम्ब्रा, पेनुम्ब्रा इसको कहते हैं। तो अंबरा और पेनुम्ब्रा सौर कलंक के अंदर होता है, उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, अंबरा और पेनुम्ब्रा में। इतना क्लियर है। अब यदि हम एक और बात आपको बता दें तो प्रकाश मंडल के अंदर असंख्य छोटे छोटे प्रकाश के कण होते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश मंडल प्रकाशित होता है। असंख्य छोटे छोटे प्रकाश के कण होते हैं, प्रकाश का छोटा छोटा कण होता है, जिसको हम यदि मान लेते हैं ये एरिया, हम एक ऐसे नाम बता देते हैं आपको कि ये प्रकाश मंडल का ये जो पूरा एरिया है, इसमें ये जो पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया में प्रकाश मंडल के इस पूरे एरिया में प्रकाश मंडल के छोटे छोटे प्रकाश के कण होते हैं, जिसको हम कहते हैं, जिसका नाम दिया जाता है ग्रेनुल, इसको कहते हैं ग्रेनुल। यदि हम प्रकाश मंडल के अंदर गैसों की बात करें तो प्रकाश मंडल के अंदर लगभग हाइड्रोजन का मात्रा 90% होता है। प्रकाश मंडल के अंदर हाइड्रोजन का मात्रा 90% होता है। और यहाँ पर हीलियम का मात्रा, हीलियम जो होता है, हीलियम का जो मात्रा होता है वो लगभग 9% होता है। और 1% जो बच गया वो 1% यहाँ लिख देते हैं, वो 1% भारी तत्व होता है, भारी तत्व यहाँ पर पाया जाता है 1% में। तो प्रकाश मंडल को हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं इस तरीके से, मतलब उसके अंदर जो द्रव्यमान के अंदर जो भी चीज़ें हैं, उसके अंदर जो मटेरियल है उसको 3 भागों में डिवाइड किए हैं। उसमें हम बता रहे हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम और भारी तत्व होते हैं। हाइड्रोजन जो कि प्रकाश मंडल में 90% होता है और हीलियम 9% होता है और भारी तत्व 1% होता है। ये प्रकाश मंडल का इतना सारा मतलब क्वालिटी है। इसके अंदर प्रकाश मंडल के अंदर सौर कलंक होता है, जिसमें अंबरा और पेनुम्ब्रा को डिवाइड किए। इसके अंदर फैकुला होता है, सौर कलंक होता है प्रकाश मंडल के अंदर। और प्रकाश मंडल के अंदर कई सारे छोटे छोटे कण होते हैं, जिसको हम ग्रेनुल कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। और प्रकाश मंडल के अंदर फोटोन का मात्रा भी बहुत ज़्यादा होता है। प्रकाश मंडल के अंदर एक और वर्ड हम बताते हैं जिसको कहते हैं फोटोन। फोटोन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। फोटोन क्या होता है? फोटोन जनरली प्रकाश का जो कण होता है छोटा छोटा, उस कण का बंडल होता है। कई सारे प्रकाश के छोटे छोटे कण के बंडल को फोटोन कहते हैं। वो फोटोन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है इसके अंदर, इसलिए इसमें प्रकाश बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। और ये सन का एक ऐसा एरिया होता है जो हमको दिखाई देता है सन के अंदर। अभी हम लोग जो सन देखते हैं उसमें हम लोग सिर्फ प्रकाश मंडल को ही देख पाते हैं, उसके सेंटर को नहीं देख पाते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। प्रकाश मंडल का ये एरिया तो लगभग क्लियर हो चुका है। अब इसमें जगह तो बचा नहीं है। अब हम दूसरा पेज लेते हैं। देखिए दूसरा पेज है, देखिए हमने ये बताया कि ये सन है, ये सन का केंद्र है, ये विकिरण क्षेत्र है, ये संवहनी क्षेत्र है और ये प्रकाश मंडल है। इतना हमने बता दिया। अब आते हैं ये एरिया की बात करते हैं। तो ये एरिया का नाम होता है क्रोमोस्फियर। इसको कहते हैं क्रोमोस्फियर। क्रोमोस्फियर ये होता है, देखिए क्रोमोस्फियर का जो शुरुआत होता है वो हाइड्रोजन जब पॉजिटिव वेव में आने लगता है। देखिए हाइड्रोजन 2 तरीके के होते हैं। हाइड्रोजन में मतलब 2 चार्ज होते हैं। एक होता है निगेटिव चार्ज जिसको ऋणात्मक हाइड्रोजन कहते हैं, और एक होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको सकारात्मक हाइड्रोजन कहते हैं। तो देखिए जो ऋणात्मक हाइड्रोजन का जब कमी होने लगता है, जहाँ से देखिए ये सारे भाग में ऋणात्मक हाइड्रोजन है, ठीक है,
अब जब ऋणात्मक हाइड्रोजन का जब कमी होने लगता है प्रकाश मंडल में, जिस प्रकाश मंडल के जब बाहरी एरिया में हम जाने लगते हैं, तो जब ऋणात्मक हाइड्रोजन जो नेगेटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन होता है उसका जब कमी होने लगता है, तो उस जगह से क्रोमोस्फेयर का लेयर स्टार्ट हो जाता है। उस जगह से क्या होता है, क्रोमोस्फेयर का लेयर स्टार्ट हो जाता है। और क्रोमोस्फेयर के अंदर कई जगह पर एकदम बहुत सारा ऐसा ऐसा जगह होता है जहाँ पर उजाला बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एक बैक हो जाता है, मतलब अचानक बहुत ही ज़्यादा उजाला हो जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा उजाला वाला एरिया हो जाता है। कई जगह छोटे छोटे एरिया के अंदर अचानक उजाला हो जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट करने लगता है, बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रकाश हो जाता है, इसलिए इसका नाम सौर ज्वाला कहा जाता है। सौर ज्वाला। क्रोमोस्फेयर के अंदर जो गैसों का जो प्रवाह होता है, जो गैस घूमते रहते हैं, जो स्पीड में नाचते रहते हैं, जो गैस जो घूमते रहते हैं, यानी प्रवाह होता है, फ्लो करते रहते हैं, जो गैसों का प्रवाह होता है, कहाँ पर गैसों का जो प्रवाह होता है, क्या लिख दिया, गैसों का जो प्रवाह होता है कहाँ पर, क्रोमोस्फेयर के अंदर, इस लेयर के अंदर, उस प्रवाह का नाम स्पीक्यूल कहते हैं। स्पीक्यूल किया जाता है, स्पीक्यूल कहा जाता है, स्पीक्यूल। उस प्रवाह को, गैसों के उस प्रवाह को स्पीक्यूल कहा जाता है क्रोमोस्फेयर के अंदर। और क्रोमोस्फेयर के अंदर सौर ज्वाला भी उत्पन्न होते रहता है, अचानक से ज़्यादा लाइट देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उस एरिया का नाम सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर कहा जाता है। सोलर फ्लेयर, इसका नाम सोलर फ्लेयर कहा जाता है, सौर ज्वाला इसको कहते हैं। तो क्रोमोस्फेयर शायद क्लियर हो चुका है। इसके बाद एक और लेयर स्टार्ट हो जाता है जो इस तरीके से होता है, ऐसा बना होता है, जो लास्ट जो लेयर हम दिखा रहे हैं, ये एरिया को कहते हैं कोरोना। इसी का नाम कोरोना होता है। इसको किरीट भी कहते हैं, कि इसका नाम किरीट भी कहा जाता है। किरीट या कोरोना के नाम से इस एरिया को जाना जाता है। ये इस तरीके का इसका डिजाइन होता है। जो कोरोना वायरस अभी हाल फिलहाल में आया था, वो कोरोना वायरस का नाम, उस वायरस का नाम कोरोना इसी के डिजाइन पर रखा गया था, क्योंकि सन का जब डिजाइन हम लोग जानते थे पहले से कि सन का डिजाइन जो लास्ट वाला जो डिजाइन होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो कोरोना जो वायरस आया था, वो जो वायरस था, उस वायरस का भी बाहरी परत जो है वो इस तरीके से था, इसीलिए इस वायरस का नाम कोरोना वायरस रखा गया था। तो कोरोना यहाँ पर है, इसी का नाम कोरोना कहा जाता है। इसको किरीट भी कहते हैं, कोरोना भी इसको कहा जाता है। तो ये पूरा सन का ये पूरा स्ट्रक्चर था। इस स्ट्रक्चर से हम सन को समझ सकते हैं। यहाँ से आपको एक चीज़ और बताते हैं, जो होता है सौर पवन, जिसको कहते हैं सौर पवन। ये क्या होता है, देखिए सोलर विंड की बात कर रहे हैं। सोलर विंड ये क्या होता है, तो सौर पवन उसको कहते हैं। देखिए ये पूरे एरिया के अंदर, इस पूरे सन के स्ट्रक्चर के अंदर, आंतरिक सन के अंदर यानी सन के अंदरूनी भाग में जितने भी गैसों का प्रवाह होते रहता है, ऊर्जा का स्थानांतरण होते रहता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलते रहता है, इसके कारण उसमें गति आते रहता है, उस गैसों में गति आते रहता है, जिसकी वजह से हवाएं चलती रहती है, पवन चलते रहता है, जिसको पवन कहते हैं, हवा। तो उस पवन को इस पूरे सौर तंत्र में, इस पूरे सौर तंत्र में जो पवन जो गति करता है उसको हम सौर पवन कहते हैं। ये सौर पवन जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा होता है, चुंबकीय यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के जैसा होता है ये पवन। और इसमें इतना ज़्यादा पावर होता है कि इसके पास जो ग्रह हैं, जो 4 ग्रह हमने बताया, 4 ग्रह जिसको पार्थिव ग्रह का संज्ञा बता रहा है, ये जब बाहर निकलता है तो इन ग्रहों पर जो ज़्यादा नज़दीक होगा उस पर से ज़्यादा वायुमंडल लेकर के भाग जाएगा। बुध पर, तो बुध सबसे नज़दीक है, तो बुध पर यानी मरकरी पर एक भी वायुमंडल नहीं छोड़ता, पूरा वायुमंडल को उड़ा के लेकर चला जाता है कहीं बाहर अंतरिक्ष में।
और शुक्र पर भी लगभग सारा गैस लेकर के भाग जाता है, एक दो गैस को छोड़ दिया जाए तो। और पृथ्वी पर भी उतना गैस नहीं है जितना बाकी के अन्य ग्रहों पर गैस है। यहाँ तो बाकी का अन्य ग्रह जो है लगभग पेड़ पौधा की वजह से यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, और भी मंगल ग्रह पर भी वही हाल है। सारा गैस, सारा धूल कण पृथ्वी पर भी उतना नहीं है जितना बाकी के जोवियन ग्रहों पर देखने को मिलता है, चाहे अंतरिक्ष में जो है। क्यों? क्योंकि ये जो सौर पवन है वो सारे गैस और धूल कणों को उड़ाकर लेकर चला जाता है। तो ये सौर पवन का भी एक अहम रोल है, नहीं तो पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा धूल कण होता और हमारे जीवन खतरा में पड़ सकता था। तो ये सौर पवन का भी एक बहुत बड़ा रोल है जीवन को चलाने में। हर चीज़ का रोल है समझिए। तो ये नेचर का पता नहीं किस तरीके से ये डिज़ाइन किया हुआ है, कुछ पता नहीं चलता जो भी है। तो ये सौर पवन ये होता है, ये क्लियर हो गया होगा। शायद सन का ये पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो गया होगा, इतना बात क्लियर है। अब एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, देखिए एक चीज़ और बताते हैं जिसको कहते हैं अरोरा। इसका नाम होता है अरोरा। अरोरा क्या होता है? अरोरा क्या होता है? देखिए 3 किरण की यहाँ पर बात करते हैं। एक होता है ब्रह्मांड किरण, एक होता है ब्रह्मांड किरण, और एक होता है जो पृथ्वी का चुंबकीय किरण होता है, चुंबकीय तरंग, और जो अभी हमने बताया सौर पवन। सौर पवन जो लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है, तीनों वेव ही होता है जनरली। तो अरोरा क्या होता है ये समझिए। ये तीनों ब्रह्मांड किरण, चुंबक, देखिए अंतरिक्ष में जो तरंगे, जो वेव मतलब स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, वो ये कब ब्रह्मांड किरण कब निकलना स्टार्ट हुआ था? जब बिग बैंग थ्योरी हमने बताया, जब पदार्थ का विस्फोट हुआ तो उसी में ब्रह्मांड का किरण भी, वेव भी निकलना स्टार्ट हुआ, और अंतरिक्ष में ये स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। तो जब ब्रह्मांड किरण और चुंबकीय तरंग, जो पृथ्वी का चुंबकीय तरंग, ठीक है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की चुंबकीय तरंग की बात कर रहे हैं, पृथ्वी का चुंबकीय तरंग, और सौर पवन जो सन का पवन है वो, तो ये तीनों जब पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर, ये पोल है यहाँ पर और ये भी पोल है साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल पर या फिर साउथ पोल पर, यहाँ पर इस जगह पर या इस जगह पर जब ये तीनों किरण आपस में टकराते हैं तो घर्षण होता है, जिसकी वजह से एक चमकीला, मतलब चमक एक उठता है, एक चमक जैसा पैदा होता है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ध्रुवों के पास। क्योंकि ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? गुरुत्वाकर्षण बल। उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है ध्रुवों के पास। तो ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र होता है पृथ्वी का, सौर पवन जो पृथ्वी के पास से गुजर ही रहा है, और ये ब्रह्मांड किरण जो स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में घूम ही रहे हैं। तो ये तीनों जब अर्थ के पास, ये ध्रुव के पास, जब अर्थ के ध्रुव जो है पोल हैं उसके पास जब टकराते हैं ये तीनों किरण, तीनों वेव, तो एक उजाला उत्पन्न होता है, एक चमक उठता है जिसका नाम अरोरा दिया जाता है। इसमें भी यदि नॉर्थ पोल पर जो चमक उत्पन्न हुआ, यदि नॉर्थ पोल पर जो टकराहट की वजह से जो चमक उत्पन्न हुआ उसका नाम अरोरा बोरियालिस होता है। अरोरा बोरियालिस, अरोरा बोरियालिस होता है। और जो साउथ पोल पर जो चमक उठता है, इन तीनों के टकराने की वजह से जब साउथ पोल पर जब टकराते हैं तो उसका नाम अरोरा ऑस्ट्रालिस होता है। अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रालिस ऐसे नाम दिया गया है, ये अरोरा होता है। इतनी बातें क्लियर हैं? तो ये कुछ वर्ड था अरोरा से लेकर के, तो ये सारा चीज़ लगभग क्लियर हो चुका है। अब हम लोग समझते हैं कि ग्रहों के बारे में, कुछ ग्रहों को भी समझने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए
कुछ ग्रहों को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सन है, ठीक है, ये हमारा सन है। सन से दूरी के हिसाब से यदि हम बात करें तो इसके बाद हमारा कौन सा ग्रह आता है? मरकरी आता है, जिसको हम बुध ग्रह कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? बुध ग्रह, मरकरी, ठीक है। तो बुध ग्रह की यदि हम बात करें, ठीक है, देखिए यदि हम साइज के हिसाब से बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है। बृहस्पति जो है जुपिटर, वो सबसे बड़ा ग्रह है साइज के हिसाब से, और सबसे छोटा ग्रह साइज के हिसाब से बुध है। तो और बुध जो है दूरी के हिसाब से भी सबसे नज़दीक है सन का। बुध सबसे नज़दीक का ग्रह है, किसका? सन का सबसे नज़दीक है। तो बुध ग्रह को सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए बुध जो है सन का एक चक्कर लगाने में, बुध सन का एक चक्कर लगाता है इस तरीके से, ठीक है। ये लगभग 88 दिन में सन का चक्कर लगा लेता है। 88 दिन के अंदर ये लगभग, यदि हम इसकी स्पीड की बात करें तो 48 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चलता है, या कई जगह पर कई सोर्स में 50 भी आपको देखने को मिलेंगे, 50 किलोमीटर पर सेकंड। अब यदि हम बुध की और बात करें तो इसके ऊपर वायुमंडल नहीं होता। इसके ऊपर, बुध के ऊपर वायुमंडल नहीं होता। और वायुमंडल क्यों नहीं होता? वायुमंडल क्यों नहीं होता? हमने बताया इससे जो निकलने वाले जो सौर पावर होते हैं, तो ये नज़दीक है तो इसके ऊपर का पूरा वायुमंडल उड़ाकर लेकर चला जाता है, सौर पवन, सोलर विंड। तो इसके ऊपर वायुमंडल नहीं होता। और तीसरी बात, ये पार्थिव ग्रह है। ये कौन से ग्रह हैं? पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं, यानी इनर प्लैनेट के श्रेणी में बुध आता है। और बुध पर जब वायुमंडल नहीं है तो आपको ये पता होना चाहिए, जब वायुमंडल यहाँ नहीं है तो वायु का दाब नहीं होगा, वायु का प्रेशर नहीं होगा बुध पर। तो जब यहाँ पर सन का लाइट आता होगा तो यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता होगा, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर कह सकते हैं टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता होगा। किसका? यदि तापमान की बात करें, ताप की बात करें, बहुत ज़्यादा हो जाता होगा। दिन के समय जब यहाँ दिन होता है तो दिन के समय यहाँ पर टेम्परेचर बुध पर बहुत ज़्यादा हो जाता होगा, क्योंकि वायुमंडल है नहीं तो टेम्परेचर को रोकने का काम कौन करे? कोई नहीं। तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होगा। और रात के समय की यदि हम बात करें, दिन में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। देखिए यहाँ लिख देते हैं, दिन के अंदर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा और रात के अंदर टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, ताप बहुत ही कम हो जाता है, बहुत कम। क्यों? क्योंकि वायुमंडल है नहीं तो टेम्परेचर एकदम से लो हो जाएगा। लाइट गया, टेम्परेचर ख़त्म, सारा जो टेम्परेचर दिन को जो बना था वो सब हीट बनकर ऊपर चला गया। कोई वायु है ही नहीं उसको रोकने के लिए नीचे, इसलिए इस पर जीवन असंभव है। ऐसा ही स्ट्रक्चर हमारा चंद्रमा का भी है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर दिन के समय बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है और रात के समय बहुत ही लो टेम्परेचर हो जाता है। तो वायुमंडल न होने की वजह से ऐसा स्थिति है। यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो यहाँ पर भी जीवन नहीं होता, क्योंकि ताप का अंतर आप देख रहे हैं, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो दिन के समय कितना ज़्यादा और रात के समय कितना कम हो जाता है। इस हिसाब से तो जीवन असंभव है। तो ये बुध का मेन क्वालिटी है। यदि हम बुध ग्रह को आपको दिखा दें तो आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए ये है बुध ग्रह, ये जो आपको दिख रहा है ये है बुध ग्रह, यही बुध ग्रह है। तो इस पर वायुमंडल है ही नहीं, ये आप देख लिए। अब आपको हम यदि अरोरा दिखा दें, अरोरा जो अभी हमने बताया था उसको यदि हम आपको दिखा दें तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये अरोरा बोरियालिस है। इस तरीके का चमक देखने को मिलता है। इस तरीके का चमक उत्तरी ध्रुव पर जब ब्रह्मांड किरणें, विद्युत चुंबकीय तरंग और सौर पवनें जब टकराती है तो इस तरीके का चमक उत्पन्न होता है, जिसको अरोरा कहा जाता है। ये अरोरा होता है, ठीक है। ये जो चमक है ये अरोरा होता है, ठीक है। ये ध्रुवों के पास देखने को मिलता है। अब यदि हम आपको ये भी दिखा दें कि साउथ पोल पे
यानी जब दक्षिणी ध्रुव पर जो अरोरा उत्पन्न होता है, जिसको अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है, वो इस तरीके का दिखाई देता है ऐसा। ये भी क्या है, ये अरोरा ऑस्ट्रालिस है। ये जो चमक आपको दिख रहा है, ये साउथ पोल पर ऐसा चमक दिखता है। तो ये भी आप देख लिए। इस तरीके से आप इसको देखकर, देखिए दिखाते इसलिए ताकि आप इमेजिन कर सके। देखिए ये सारा जितना भी आपको दिखा रहा है, ये सिर्फ अरोरा ही है, ये अरोरा ही है, ठीक है। ये इतने सारे अरोरा का फिगर आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ऐसा इस तरीके से ये दिख रहे हैं आप, अलग अलग कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा। अलग अलग कलर के अरोरा हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अरोरा है, बाकी के तो आपको हम दिखाई दिए। देखिए अब हम आपको थोड़ा सा सन का स्ट्रक्चर दिखा देते हैं। देखिए ये जो सन का स्ट्रक्चर हमने नहीं दिखाया आपको, ये देखिए ये सन का स्ट्रक्चर है, ये सन है। सन के अंदर देखिए ये मेन सेंटर होता है, केंद्र, ठीक है। और जिसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 150 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। और ये होता है विकिरण एरिया, विकिरण क्षेत्र, रेडिएशन एरिया होता है। और ये होता है संवहनी क्षेत्र, वेस्क्यूलर एरिया। और ये होता है प्रकाश मंडल। ये एरिया जो दिख रहा है, ये एरिया प्रकाश मंडल है, ठीक है। इसका टेम्परेचर की यदि हम बात करें प्रकाश मंडल का, तो लगभग 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है प्रकाश मंडल का। ये जो आपको दिख रहा है, ये प्रकाश मंडल का छोटा छोटा कण होता है, इसी को ग्रेनुल कहा जाता है, यही ग्रेनुल है, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया है, ये एरिया जो आपको दिख रहा है, ये क्रोमोस्फीयर है, ठीक है। इसी का नाम क्रोमोस्फीयर है। यहाँ पर जो आपको उजाला दिखाई दे रहा है, उजाला, ये क्रोमोस्फीयर के अंदर सोलर फ्लेयर है, सौर ज्वाला इसको कहते हैं, सोलर फ्लेयर यही है। और जो बाहरी एरिया जो आपको ये इस तरीके से ऐसे दिख रहा है धुंधला धुंधला, ये होता है कोरोना, यही कोरोना है। इसको और जूम करके अभी हम आपको दिखाते हैं, यही कोरोना होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से सन का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यही होता है सन, ठीक है। सन का स्ट्रक्चर यही है। एक और सन का फिगर आपको यहाँ दिखाते हैं। देखिए इससे आपको ये पता चलेगा कि देखिए सन का ये बाहरी भाग है, जो इस तरीके से ऐसे ऊपर उठा आपको दिख रहा है ना, ऊपर उठा हुआ, यही होता है कोरोना, इसी को कोरोना कहा जाता है। तो ये भी आपको दिखाना था, ये भी आप समझ गए होंगे शायद। तो ये होता है, ये इस तरीके से है। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं, जिसे हम लोग अभी हमने देखा कि ये सन है। तो सन से नज़दीक का ग्रह कौन है, मरकरी, जिसको बुध कहते हैं। उससे फिर कौन है, वेनस, ठीक है, जिसका नाम हम लोग देते हैं शुक्र ग्रह, ये, ठीक है। ये कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह। तो शुक्र ग्रह की यदि हम बात करें, तो देखिए पहला तो ये कि ये पार्थिव ग्रह है। पहला बात ये कि ये कौन सा ग्रह है, पार्थिव ग्रह है, ठीक है। पार्थिव ग्रह के अंदर इसको आया जाता है। दूसरा बात, ये सन से दूरी के हिसाब से दूसरा ग्रह है। सन से दूरी के हिसाब से कैसा ग्रह है, दूसरा ग्रह है, ठीक है। और सन और साइज के हिसाब से बात करें तो ये लगभग, देखिए सबसे छोटा साइज किसका है, बुध का, उसके बाद मंगल का, उसके बाद शुक्र का आता है। तीसरे नंबर पर छोटा ग्रह शुक्र है। तो ये तीसरे नंबर का छोटा ग्रह है, तीसरा नंबर पॉइंट। और भी यदि हम शुक्र की बात करें तो इसके ऊपर भी वायुमंडल लगभग ना के बराबर है, लेकिन हाँ इसके ऊपर CO2 का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होता है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात कर रहे हैं, इसका मात्रा बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 90 से 95%, लगभग 90 से 95% के बीच में यहाँ पर उतना % CO2 का मात्रा है शुक्र ग्रह पर। इसलिए इसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा, बुध से भी ज़्यादा ये चमकीला होता है, क्योंकि इसके ऊपर CO2 का मात्रा ज़्यादा है। CO2 एक गर्म गैस है। CO2 जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा गर्मी वहाँ पर होगा, उतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, और उसकी वजह से वो चमकदार ज़्यादा होता है। और एक तो ठोस ग्रह है, ठीक है। तो और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी ज़्यादा होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, बाकी जो बचे हुए हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड का एरिया यहाँ पर देखने को मिलता है। 95 के बाद जो भी बचे, सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पर देखने को मिलता है, इसके आवरण देखने को मिलते हैं।
तो ये शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी के समान ही है, ठीक है, पृथ्वी के साइज के हिसाब से, उसके जो डायमीटर होते हैं, डायमीटर के हिसाब से सब लगभग पृथ्वी के समान ही है, पृथ्वी के जैसा ही है, इसलिए पृथ्वी का बहन भी इसको कहा जाता है, पृथ्वी का बहन। शुक्र ग्रह की यदि हम और बात करें तो ये देखिए, जो हमारा बुध ग्रह था, जो मरकरी ग्रह है, वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। यानी देखिए, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो बुध ग्रह जो होता है वो ऐसे घूमता है, इस तरीके से वेस्ट से ईस्ट जा रहा है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। कौन? बुध ग्रह। और सन का भी जो चक्कर होता है वो ऐसे ही होता है। सन भी अपने अक्ष पर घूमता है और ये भी घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। सन भी क्या करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। और एक और बात आपको हम बता दें कि सन घूमते घूमते जो है लगभग एक बार ऐसे चक्कर लगाता है भूमध्य रेखा पर 25 पृथ्वी दिवस में। एक बार सन ऐसे घूम लेता है 25 पृथ्वी दिवस पर। भूमध्य रेखा पर यदि हम देखें तो 25 पृथ्वी दिवस पर देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा क्या होता है हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है, आगे आने वाले क्लासों में, टेंशन नहीं लेना आपको। तो ये भी क्या करता है? ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। कौन? सन। यदि सन की और हम बात करें तो सन के साथ साथ पूरा सौर मंडल, सन के साथ साथ पूरा सौर मंडल, ये पूरा मान लेते हैं ये सौर मंडल है, तो ये पूरा आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। ऐसे आकाश गंगा का चक्कर लगाता है पूरा सौर मंडल। जैसे हमारा ग्रह सन का चक्कर लगाता है, उसी तरीके से पूरा सौर मंडल, सूर्य के साथ साथ पृथ्वी, अन्य उपग्रह भी, सारे ग्रह भी, ये पूरे सौर मंडल जो है वो आकाश गंगा का चक्कर लगाते हैं। और वो आकाश गंगा का एक चक्कर पूरा करने में उनको लगभग 25 करोड़ वर्ष लगता है। 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। इसको ब्रह्मांड वर्ष भी बोला जाता है। इस टाइम को ब्रह्मांड वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मांड वर्ष के नाम से भी इसको जाना जाता है। ब्रह्मांड वर्ष के भी नाम से इसको जाना जाता है। इस टाइम को, इस समय को, 25 करोड़ वर्ष जो सौरमंडल है वो आकाश गंगा के एक चक्कर लगाने में, यानी जो मंदाकिनी जो हमारा आकाश गंगा है उसका एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ वर्ष लगाते हैं। इसको ब्रह्मांड वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। समझे? इसको कई जगह पर आप देखेंगे निहारिका वर्ष भी बोला जाता है, निहारिका वर्ष का नाम दिया जाता है। वैसे कोई बात नहीं, आप ब्रह्मांड वर्ष यहाँ जान सकते हैं, कॉस्मिक ईयर के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो हम ये कह रहे हैं कि ये सब पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन वेनस जो शुक्र ग्रह है, शुक्र ग्रह यहाँ पर तो लिखा ही है, वेनस जो शुक्र ग्रह है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इस तरीके से घूमता है, पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। कौन? शुक्र ग्रह। और शुक्र के साथ साथ एक और ग्रह है जिसका नाम है अरुण, अरुण ग्रह, जो जोवियन ग्रह है। इसको यूरेनस कहते हैं। यूरेनस अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं यूरेनस, और इसको हिंदी में अरुण ग्रह कहते हैं। ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर ही घूमता है। इसका भी घूमने का जो, घूर्णन करने का जो मतलब डायरेक्शन है वो पूर्व से पश्चिम की ओर है। और शुक्र का भी वही है। यानी दो ऐसे ग्रह हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और बाकी के सारे ग्रह और ये सन क्लॉकवाइज घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। इतनी बातें क्लियर है? तो वेनस ग्रह, शुक्र ग्रह बहुत ही चमकीला होता है। बुध नज़दीक है, फिर भी इससे भी ज़्यादा ये चमकीला होता है क्योंकि इस पर CO2 का मात्रा ज़्यादा है। क्लियर है? अब समझते हैं वेनस को। यदि हम आपको दिखा दें तो आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए वेनस ग्रह को यदि हम आपको दिखा दें,
देखिए ये है वेनस ग्रह, ये है शुक्र ग्रह, ये शुक्र ग्रह है, यही होता है शुक्र ग्रह, ये आपको दिख रहा होगा। इसकी स्पीड की बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसका ये हम बता सकते हैं कि सन का एक चक्कर लगाने में वेनस ग्रह को, शुक्र ग्रह को सन का एक चक्कर लगाने में, यानी एक बार परिक्रमा करने में लगभग 225 दिन का समय लगता है। कई जगह पर 255 दिन भी दिया जाता है, कई सोर्स में आप देखिएगा 255 दिन दिया हुआ है सन का एक बार परिक्रमा करने में, मतलब परिक्रमण गति इसका होता है, परिक्रमा करने में 255 दिन या 225 दिन लगता है। और शुक्र जो ग्रह है इसको एक बार अपने अक्ष पर ऐसे घूमने में, एक बार ऐसे घूमने में इसको यानी घूर्णन करने में लगभग 243 दिन का समय लगता है। 243 दिन का समय लगता है। इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं कि सन के साथ साथ जो हमने अभी देखा कि सन के बाद मरकरी है, बुध जिसको कह रहे हैं, फिर वेनस है जिसको शुक्र कह रहे हैं, अब आता है अर्थ ग्रह जो हमारा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। क्यों है ये हम आगे आने वाले क्लास में बताएंगे। पहले इतना समझते हैं, अर्थ सन का एक चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन 6 घंटा के आसपास लगाता है। 365 दिन 6 घंटा के आसपास लगाते हैं। और यही 6 घंटा 4 साल बाद क्या होता है, 6 चौको 24 घंटा हो जाता है, यानी कि एक दिन और बढ़ गया। 6 चौको 24 घंटा, 24 घंटा में एक दिन और बढ़ा, तो यही 4 साल के बाद 366 दिन हो जाता है। और यही 366 दिन में जो एक दिन जो बढ़ा वो फरवरी के महीने में 29वां दिन हो जाता है। 28 की जगह 29 दिन का फरवरी महीना हो जाता है, उसमें ऐड हो जाता है। इसी को लीप ईयर कहते हैं। वैसे हम आगे बताएंगे ये कैसे होता है, आगे वैसे भी इसको बताने वाले हैं। तो अर्थ जो है एक चक्कर लगाने में पृथ्वी सन का 365 दिन 6 घंटे का समय लेता है लगभग। और अपने अक्ष पर एक बार ऐसे घूमने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। 24 घंटे का लगभग कह सकते हैं, ठीक है। वैसे 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड ऐसे देता है, लेकिन आप 24 घंटे इसको मान सकते हैं। 24 घंटे का एक दिन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अर्थ का ये है। फिर यदि हम इसकी दूरी के हिसाब से देखें तो सन से आप देख सकते हैं तीसरे नंबर का ग्रह है दूरी के हिसाब से। अगर साइज के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा कौन है, बुध, फिर उससे छोटा मंगल है, फिर उससे छोटा शुक्र ग्रह है, और फिर उसके बाद हमारा पृथ्वी है। यानी पृथ्वी 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ऐसे कह सकते हैं। बाकी जब आप सब ग्रह को जान जाएंगे तो आपको ये भी पता हो जाएगा कैसे है, ठीक है। तो ये अर्थ का मेन है। और अर्थ ये अपने अक्ष पर, अर्थ मान लेते हैं ऐसा है तो अपने अक्ष पर ये हुआ, तो अर्थ का ये अक्ष हुआ ना, ये क्या हुआ, एक्सिस हुआ। तो अक्ष पर अर्थ इस तरीके से है। अर्थ का डिजाइन कैसे है, ऐसे है, अर्थ ऐसे झुका हुआ है। तो ये जो झुकने वाला जो डिग्री है ये 23.5 डिग्री। अपने अक्ष पर कितना डिग्री घुमा हुआ है, झुका हुआ है 23.5 डिग्री अर्थ झुका हुआ है। क्लियर है। ये कैसे झुका हुआ है, क्यों है, ये सारा आगे हम आने वाले क्लासों में बता देंगे। अभी हम समझते हैं बस बेसिक जानकारी इसके बारे में, ठीक है। पृथ्वी के बारे में तो हमको बहुत ही ज़्यादा डिटेल जानना है, क्योंकि ये तो हमारा ग्रह है, इसका तो डिटेल जानना ही होगा। हमने ज्योग्राफी का डिफिनेशन में भी बताया कि पृथ्वी का वर्णन ही करना है, ठीक है। आसपास के बारे में भी जानना है और पृथ्वी का वर्णन तो करना ही करना है। तो ये तो जाहिर सी बात है। और यदि हम इसकी बात करें तो ये पार्थिव ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अर्थ जो है यानी पृथ्वी जो है वो पार्थिव ग्रहों की श्रेणी में आता है। ये क्लियर हो गया। तो अर्थ के बारे में भी लगभग पूरा जानकारी हम लोगों को मिल चुका है। यदि हम मून की बात करें, अर्थ का एक चंद्रमा है, अर्थ का एक उपग्रह है, ठीक है, जिसका नाम क्या दिखे लिया है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, अर्थ का एक उपग्रह है। उपग्रह क्या होता है, जो ग्रह का चक्कर लगाए, जो ग्रह का चक्कर लगाता हो, ऐसे घूमता हो, उसको उपग्रह कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, उपग्रह, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो देखिए, अब बाकी जो बुध होते हैं, बुध का कोई उपग्रह नहीं है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। यानी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र 2 ऐसे उपग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है।
लेकिन अर्थ के पास अपना एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है। यदि हम चंद्रमा की बात करें, देखिए यदि हम चंद्रमा की बात करें तो अर्थ का एक चक्कर लगाने में, जो मून होता है चंद्रमा, अर्थ का एक चक्कर लगाने में, अर्थ को एक बार ऐसे घूमने में लगभग 27 दिन 8 घंटे का समय लग जाता है। लगभग 27 दिन 8 घंटे का समय लगा लेता है चंद्रमा एक चक्कर लगाने में, और ये अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे के समय के अंदर ही घूम लेता है। लगभग अर्थ के समय से बराबर ही होता है, यानी अपने अक्ष पर एक बार ऐसे घूमने में 24 घंटा इसको लगता है, लगभग मान सकते हैं। अर्थ, देखिए अर्थ और मून के बीच का यदि हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस यानी दूरी की बात करें, तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर होता है। लगभग इतना किलोमीटर होता है। ठीक है, 3,84,400 किलोमीटर होता है। इतना बात क्लियर है। अब यदि हम ये बताएं कि कई बार होता क्या है कि मून घूमते घूमते अर्थ के नज़दीक आ जाता है। मून कई बार क्या होता है, घूमते घूमते अर्थ के नज़दीक आता है और कई बार अर्थ से दूर चला जाता है। ठीक है, तो जब चंद्रमा अर्थ के नज़दीक आ जाता है, तो उस सिचुएशन को कहते हैं पेरिजी। उस सिचुएशन का नाम होता है पेरिजी। और जब देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, चंद्रमा हमको बड़ा दिखाई देगा और चंद्रमा चमकता हुआ भी ज़्यादा दिखाई देगा। यानी जब नज़दीक कोई चीज़ आता है तो बड़ा दिखाई देता है ना, और दूर जाता है तो छोटा दिखाई देता है। तो जब चंद्रमा हमारे अर्थ के नज़दीक आता है तो उसको पेरिजी कहते हैं, और उस समय चंद्रमा का आकार बड़ा दिखता है और वो ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। क्लियर। ये एक उपग्रह है, इसके पास भी अपना लाइट नहीं होता। ये सन के लाइट से रिफ्लेक्ट करके, सन का लाइट क्या होता है, इस पर आता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट करके अर्थ पर आता है, तो हम इसको देख पाते हैं। उपग्रह है, इसके पास भी अपना लाइट नहीं होता। क्लियर। तो उस सिचुएशन को पेरिजी कहते हैं। और जब चंद्रमा अर्थ से दूर हो जाता है, सबसे दूर का स्थिति बनता है, सबसे दूर चल जाता है, तो उसको अपोजी कहते हैं। अपोजी का स्थिति होता है। इस स्थिति में चंद्रमा पहले की अपेक्षा कम चमकीला दिखाई देता है और छोटा दिखाई देता है। तो ये दो कंडीशन है। ये आप यहाँ देख सकते हैं, पेरिजी जो वर्ड है इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हालांकि देखिए ये सिचुएशन होता है, ऐसा बनता है। अब आपको यदि हम ये बताएं कि सन से अर्थ का जो बीच का डिस्टेंस होता है, ये सन है और ये हमारा अर्थ है, तो सन से अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है लगभग, देखिए इसका सन से अर्थ के बीच का दूरी लगभग होता है, यदि हम आपको बता दें तो 15 करोड़ किलोमीटर होता है लगभग। वैसे 14 करोड़ 95,97,000 ऐसे करके होता है उतना किलोमीटर, लेकिन लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हम कह सकते हैं कि अर्थ से सन का औसत दूरी है, एवरेज डिस्टेंस है। इस दूरी को बोलते हैं हम लोग, ये जो सन से अर्थ के बीच का जो दूरी है उसका नाम दिया जाता है, उसको कहते हैं खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई। देखिए कई सारा दूरी का मापक आपको बताते हैं, माप करने का। ठीक है, एक होता है लाइट ईयर, जिसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, एक साल में लाइट के द्वारा तय की गई दूरी होता है। एक साल में लाइट कितना दूरी तय किया है उस दूरी को कहते हैं लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ये लगभग 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर का दूरी होता है। ये लाइट का जो स्पीड होता है वो लगभग 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब एक सेकेंड में इतना मीटर जाता है लाइट। ठीक है। और यदि हम बात करें तो लगभग 1,86,000 किलोमीटर, सॉरी 1,86,000 मील पर सेकेंड जाता है। लाइट का ये स्पीड है 1,86,000 मील पर सेकेंड। एक मील में यदि हम बात करें 1 मील बराबर
1 मिली बराबर किलोमीटर कितना होता है, तो लगभग 1.609 किलोमीटर होता है। ये दूरी का है मापक, प्रकाश वर्ष दूरी का मापक होता है, न कि टाइम का, न कि समय का। ये दूरी का मापक है। क्लियर। अब प्रकाश वर्ष को यदि हम समझ चुके हैं तो एक होता है पार्सेक। पार्सेक, पार्सेक भी एक दूरी का मापक ही है, जिसको हम कहते हैं कि पार्सेक बराबर होता है 3.3 प्रकाश ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश वर्ष में जो इतना दूरी है, प्रकाश वर्ष ये होता है, एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना दूरी, इतना किलोमीटर। इसमें जब हम 3.3 से गुना कर देंगे तब जो आंसर आएगा वो होता है 1 पार्सेक। 1 पार्सेक इसको कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्सेक होता है। पार्सेक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस तय करने का यूनिट होता है, इकाई होता है। ये हो गया। और ब्रह्मांड वर्ष क्या होता है, कॉस्मिक ईयर, ये तो हमने बता ही दिया है। जो हमारा पूरा सौर मंडल होता है वो आकाशगंगा को लगभग 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगा लेता है, उसको ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, कॉस्मिक ईयर कहते हैं। थोड़ा क्लियर है। तो ये माप करने का यूनिट होता है। ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं, जिसको कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। ये होता है गोल्डीलॉक्स जोन। ये गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है, देखिए इसको हैबिटेबल जोन भी बोला जाता है, यानी जीने का एक एरिया, जीवन का एक एरिया होता है, क्षेत्र होता है, उसको हैबिटेबल जोन कहते हैं। वैसे गोल्डीलॉक्स जोन होता क्या है, तो देखिए आपको बताते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सन है, ठीक है, ये है बुध यानी मरकरी, ये वेनस, और ये अर्थ, और ये मंगल ग्रह। तो इस एरिया को हम कहते हैं, ये एरिया जो बना हुआ है, ये एरिया पूरा, ये एरिया, ठीक है, ये एरिया को, इस वाले एरिया को हम कहते हैं, इस एरिया को, मतलब जहाँ पर, देखिए कहने का मतलब ये है कि एक तारा से उस दूरी को, उस तारा के, ये सन क्या है, एक तारा है, और तारा से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद एक ऐसा ग्रह, एक ऐसा खगोलीय पिंड जिस पर तरल अवस्था में पानी हो, जल जो है वो तरल अवस्था में जब हमको मिल जाए, तब हम उस एरिया को, एक एरिया बनाते हैं, उस एरिया को हैबिटेबल जोन कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर यदि जल है तो जीवन संभव हो पाएगा। इसका यदि हम फिगर आपको दिखा दें, फिगर से शायद जल्दी क्लियर हो जाता है। देखिए देखिए ये फिगर है, इस फिगर से आपको क्लियर होगा शायद जल्दी। देखिए ये हमारा सन है, ठीक है, ये सन है। उसके बाद देखिए ये बुध है, ये शुक्र ग्रह है, और ये हमारा पृथ्वी है, और ये मंगल ग्रह है। तो ये देखिए ये इतना एरिया जो बनाया गया है, इस एरिया को नाम दिया गया है, ये पूरे एरिया को हैबिटेबल जोन, गोल्डीलॉक्स जोन इसको कहते हैं। बाकी के इधर एरिया को नहीं दिया गया, क्यों? क्योंकि इस पर जल तरल अवस्था में नहीं है, यहाँ पर है। देखिए पृथ्वी पर तो जल है ही, तरल अवस्था में, द्रव की अवस्था में, लिक्विड में है। मंगल पर जल है लेकिन वो ठोस बना हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पहले वो तरल अवस्था में था, इसलिए उसको भी सम्मिलित कर लिया गया है इस जोन के अंदर। तो यहाँ पर जीवन संभव है, इसलिए इसका नाम दिया गया है कि ये गोल्डीलॉक्स जोन होता है। इतना क्लियर है। ये एरिया का नाम, इस एरिया का नाम गोल्डीलॉक्स जोन होता है। क्लियर हो गया। अब देखिए जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि हमने अभी बताया आपको कि नक्षत्र क्या होता है, तारामंडल क्या होता है, ध्रुव तारा क्या होता है, अरोरा क्या होता है,
पेनुम्बरा क्या होता है, अंबरा क्या होता है, सौरमंडल क्या है, सौरमंडल के अंदर ग्रह, सूर्य, ये सब क्या है, सूर्य के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, ग्रह क्या होता है, उसको जोबियन ग्रह, पार्थिव ग्रह में कैसे बदला गया है। उसमें हमने देखा कि बुध ग्रह का बेसिक जानकारी, शुक्र ग्रह का बेसिक जानकारी, फिर हमने पृथ्वी का भी एक बेसिक जानकारी लेने का प्रयास किए, और साथ ही हमने ये भी देखने का प्रयास किया कि गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है। ये सारा टॉपिक लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। आगे हम लोग मंगल ग्रह के बारे में जानेंगे, बृहस्पति ग्रह के बारे में जानेंगे, फिर शनि ग्रह के बारे में जानेंगे, अरुण ग्रह के, नेपच्यून ग्रह के बारे में जानेंगे, और फिर और आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और ये हमारा टॉपिक ख़त्म होगा। ठीक है, तो जितना हम लोगों ने अभी पढ़ा वो कैसा लगा आपको, ये ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।